अध्याय 1 संख्या पद्धति। प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प चुनिए। एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर संख्या होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, एक परिमेय और एक परिमेय अपरिमेय संख्या को यदि जोड़ा जाए तो हमारे पास जो योगफल होता है वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर बी, अपरिमेय संख्या। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर प्राप्त संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या समुच्चय कहलाता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। हम जानते हैं सभी लोग कि अगर दो परिमेय संख्याएं हैं, भिन्न भिन्न परिमेय संख्याएं, तो उनके बीच में अनंत परिमेय तथा अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो आप जानते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो शून्य है। पूर्ण संख्या, अगर प्राकृत संख्या बोलते तो प्राकृत संख्या एक होती है, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु होता है। अगर हम बनाते हैं संख्या रेखा तो हम जानते हैं संख्या रेखा पर शून्य के लिए जो बिंदु है वो एक और केवल एक है, एक के लिए एक और केवल एक है। अतः हम क्या बोलेंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु होता है। अद्वितीय आपको लिखना है यहाँ पर आंसर में, अद्वितीय शब्द का यूज करिए और काम खत्म है। अद्वितीय बिंदु होता है, या इसकी जगह आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक और केवल एक बिंदु होता है। एक और केवल एक बिंदु होता है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एक खाली स्थान संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनुवासानी और आवर्ती होता है। तो यदि शांत हो और अशांत के साथ आवर्ती हो तो ऐसी संख्या जो रेखा होती है वो परिमेय संख्या होती है। हम जानते हैं परिमेय संख्या जो है उसका दशमलव निरूपण या तो शांत होता है या अशांत और आवर्ती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार यदि हम लेते हैं तो वो यहां पर हो जाएगा अनुवसानी तथा अशांत, अशांत हो गया, और अनावर्ती होता है, अनावर्ती होता है। अपरिमेय संख्या यदि है तो उसका दशमलव प्रसार जो है वो अनवसानी तथा अनावर्ती होता है। दैट इज, इसका जो दशमलव प्रसार है वो अनावर्ती होगा, अशांत और अनावर्ती होगा, चलता ही चला जाएगा। जैसे हमने कहा 0.101110, इस तरीके से ये संख्याएं आती ही जाएगी, अनवसानी होगा और अनावर्ती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 100 की घात 1/2 की घात 2 का मान यदि हम देखें तो घात पे घात है, देखिए तो इन घातों का हो जाएगा गुणनफल, और 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 100। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है 100, खुद 100 के बराबर होगा। पाई 1, तो हम जानते हैं पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। हम उसको यूज कर लेते हैं 3.14 या 22/7, लेकिन वो होती कैसी संख्या? एक अपरिमेय संख्या। तो इसको ध्यान रखिए, पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, देखिए सत्य असत्य लिखना है हमें। सत्य असत्य देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें संख्या s को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि
इससे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q का मान शून्य के बराबर नहीं है। तो आप जानते हैं कि यदि अपरिमेय संख्या है तो उसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकता है। जिसे हम p बटे q के रूप में लिखेंगे वो तो परिमेय संख्या होगी। जो p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वह अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ जो स्टेटमेंट दिया हो, जो कथन है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि s एक अपरिमेय संख्या है और इसको अपरिमेय क्यों कहते हैं, क्योंकि ये p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जो कि बात हुई असत्य। तो आपको असत्य पर टिक कर देना है या असत्य लिख देना है, ऐसा आपने आंसर लिखना होगा। क्योंकि अगर परिमेय संख्या है तो उसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या को p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए इसका आंसर होगा असत्य। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक की बात कर लीजिए, जैसे 0 है, 0 बटे 1 लिख सकते हैं, परिमेय है। 1 की बात करेंगे तो 1 बटे 1 लिख सकते हैं, परिमेय है। ऋण 1 की बात करेंगे तो वह भी परिमेय है। तो जो भी पूर्णांक है वो सभी क्या है, परिमेय है, इसलिए दिया हुआ कथन जो है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये भी बात सत्य है। जो भी परिमेय संख्या है वो भी वास्तविक है, जो अपरिमेय संख्या है वो भी वास्तविक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये असत्य है, क्योंकि 1/2 जो है वो परिमेय है लेकिन पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये तो 0.5 हो गया, ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये जो कथन है वो असत्य हो गया। प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या आप जानते हैं, प्राकृत संख्या है 1 2 3, इस तरीके से हम जानते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 सो ऑन। तो जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सब पूर्ण संख्या है, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसके बाद हमारे पास है करनी के अंदर लिखा हुआ है nth रूट ऑफ ए में प्रयुक्त प्रतीक को करनी चिन्ह कहा जाता है, जो कि सत्य है। ये सत्य है, इसको करनी बोलते हैं। nth रूट ऑफ ए अगर लिखा हुआ है तो a की घात 1/n को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखिए आपके लिए प्रश्न क्रमांक 4। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है हमें। तो क्वेश्चन है आपके लिए, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं परिमेय संख्या का प्रसार, दशमलव प्रसार शांत होता है अथवा अशांत और आवर्ती होता है। तो आप लिख देंगे एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है अथवा अशांत तथा आवर्ती होता है। तो ये आपका ऐसा आंसर हो जाएगा। देखिए कि दशमलव प्रसार यदि परिमेय संख्या का लेंगे तो वो या तो शांत होगा या फिर अशांत होगा, लेकिन उसके साथ होगा आवर्ती। तो आवर्ती होता है, ऐसा आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q का मान शून्य नहीं है, उसे क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आपका एक शब्द में आंसर हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या कहते हैं। बस इतना आपको लिखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो 1/7 हम जानते हैं 1/7 जो है, अगर हम देखें तो ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन बटे में 2 या 5 के अलावा गुणनखंड है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत तथा आवर्ती होगा। अशांत तो होगा लेकिन होगा साथ में आवर्ती। अनुवसानी भी लिख सकते हैं आप, अनुवसानी तथा आवर्ती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 1/7 और 2/7 के बीच में एक अपरिमेय संख्या लिखिए। तो जैसे कि हम जानते हैं अपरिमेय संख्या लिखना है यदि, तो
उसको लिखने का तरीका होता है कि सपोज ये ए है और ये बी है, तो करनी के अंदर ए बी, वही इन दोनों के बीच में एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये हो गया करनी के अंदर 2/49, 7 करनी के बाहर, ये 7 गुणा 7 है बटे में, इसलिए इसको बाहर निकाल सकते हैं। 2/7 ये जो संख्या होगी इन दोनों के बीच में होगी और ये एक अपरिमेय संख्या होगी। तो आप ऐसा आंसर दे सकते हैं, या 1/7 और 2/7 का आप दशमलव प्रसार ज्ञात कर लीजिए, फिर उनके बीच में आप अनंत अपरिमेय संख्याओं में से कोई एक आंसर दे दीजिए। तो ये भी एक तरीका है हमारे लिए, शॉर्टकट है हमारे पास कि अगर ए और बी दो संख्याएं तो उनके बीच में अपरिमेय संख्या होती करनी के अंदर ए बी। एक ही घात 0 का मान हम जानते हैं हमेशा 1 के बराबर होता है, तो ये तो छोटा सा आंसर देना है आपको, सिर्फ 1 लिख दीजिए। एक संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानीय अनावर्ती होता है अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो आपने यहाँ पर लिख देना है अपरिमेय संख्या होती है। बस ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो इसमें देखिए पहले ही क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, केवल परिभाषा पूछ रहा है, उसको आपने डिक्टेट करना है, बाकी तो सभी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सही जोड़ी बनाना है। तो आसान क्वेश्चन आ गया फिर से, देखिएगा 125 की घात 1/3 का मान हमको ज्ञात करना है और साथ में ऋण का चिन्ह भी लगा हुआ है। देखिए तो यदि हम सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें तो बिना सॉल्व किए भी हम कहीं कहीं मैच कर सकते हैं। देखिए जैसे कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, जैसे आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, घातें जुड़ जाएगी तो आंसर हो जाएगा सी वाला। यदि इसको हम देख लें तो 3 चौक 12 होता है, 4 करनी 4 का मान जो है वो 2 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हमको दिख रहा है लास्ट वाला। लास्ट का क्वेश्चन है, घात पे घात लगी हुई है तो गुणा हो जाता है, एक ही घात m गुणित 1/n, मतलब इसको एक ही घात m/n लिखा जा सकता है, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा पहला वाला। अब बचा है हमारे पास 2 आंसर, उन 2 आंसर में से यदि हम देखें तो यहाँ तो फार्मूला लग गया a धन b a ऋण b वाला, तो इसका आंसर हो गया करनी चिन्ह हटने के बाद a माइनस बी। अब बचा हुआ जो आंसर है वो डेफिनेटली 1/5 ही होगा। यदि आप सॉल्व भी करेंगे तो 125 की घात है आपके पास ऋण 1/3, इसको आप लिख सकते हैं 5 की घात 3 की घात ऋण 1/3, मतलब 5 की घात 3 गुणित ऋण 1/3, 3 से 3 काट दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 5 की घात ऋण 1, वही होता है 1/5। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी वाला। तो आप सॉल्व करके भी कर सकते हैं और देखेंगे तो उसका आंसर जो होने वाला है वो केवल 1/5 ही मैच कर रहा है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, सही जोड़ी ही मिलाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 6 क्वेश्चन आपके लिए, सरल कीजिए। सरल करने में हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, कुछ आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हुई है तो उन आइडेंटिटी को हम अच्छे से जानते हैं। a धन b और a ऋण b का यदि गुणा है तो वह होता है a वर्ग ऋण b वर्ग। तो यदि इसको ऑपरेट कर लें तो यहाँ हो जाएगा ये 3 का वर्ग ऋण करनी 3 का वर्ग, मतलब 3 का वर्ग 9 हो गया, करनी 3 का वर्ग 3 हो गया, घटा दीजिए तो आंसर हो गया आपका 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। देखिए आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन फिर से दिख गया। देखिए अगर दिख रहा है हमें क्वेश्चन तो लिखा हुआ है यहाँ पर सरल कीजिए। अब सरल करने में यहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही क्योंकि वहाँ संख्याएं एक जैसी थी, a धन b ऋण लग रहा था, लेकिन यहाँ नहीं लग रहा, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 गुणित हो जाएगा आपके पास 2 धन करनी 2 धन करनी 3 गुणित 2 धन करनी 2। इसको हल कर लीजिए तो जब आप 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 धन 3 करनी 2 हो जाएगा, धन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 करनी 3 धन करनी 3 गुणित करनी 2। अब हल करेंगे, देखिए कोई भी लाइक टर्म नहीं है, ये 6 अपनी जगह रहेगा, इसके जैसा भी कोई टर्म नहीं है तो 3√2 ही रहेगा, यहाँ 2√3 ही रहेगा, और इसको आप गुणा करके लिख देंगे 3 दूनी 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सरल करने के बाद ये हमारा उत्तर है। इससे ज़्यादा ये हल नहीं होगा क्योंकि कोई भी टर्म जो है वो लाइक टर्म नहीं है,
ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, इसलिए यही आंसर दे देना है आपको। कंप्लीट है ये। नेक्स्ट अपने पास फार्मूला ए धन बी का वर्ग लग गया। देखिए जानते हैं आप, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab होता है। यहाँ ए की जगह करनी 5 है और बी की जगह करनी 2 है। हो जाएगा ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2a और b। तो करनी 5 का वर्ग 5 है, देखिए करनी 2 का वर्ग 2 हो जाएगा। यहाँ आप इसको हल कर लीजिए तो 2 करनी 5 दूनी 10 होता है, तो करनी के अंदर हो गया 10। यहाँ ये लाइक टर्म हो गई, 5 और 2 7 हो गया, धन 2 करनी 10। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो था इसका सरल करने के बाद आंसर आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। देखिए सरल करना है क्वेश्चन को। देखिएगा यहां पर फिर फार्मूला लग गया, ए ऋण बी गुणा ए धन बी। तो होता है हमारे पास ए वर्ग धन बी वर्ग। तो इस फार्मूले को ऑपरेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास करनी 5 का वर्ग ऋण करनी 2 का वर्ग। यहाँ सॉल्व कर लीजिए, करनी 5 का वर्ग हो जाएगा 5 और ऋण करनी 2 का वर्ग 2। 5 में से 2 गए तो बचा हमारे पास 3। तो ये आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सरल करना है। तो जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें 1 की घात 7 लिख दीजिए, 3 की घात 7 लिख दीजिए। अब 1 की घात 7 मतलब 1 गुणित 1 गुणित 1 1 ही होगा, और 3 की घात 7 है। अब इसको हल करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। तो जैसा कि हम जानते हैं गुणा करेंगे तो 3 गुणित 3 गुणित 3 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बार गुणा करना है। तो आपका आंसर कितना होगा? देखिए 3 तिरका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 में 3 का गुणा करेंगे तो 729 हो जाएगा, और इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2187। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। 3 9 27 7, 3 9 6 2 8, 3 7 21। तो ये आंसर आप दे सकते हैं। इससे ज़्यादा हमको हल करने की जरूरत नहीं है। तो सरल करने पर हमारा आंसर हो गया 1/2187। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्यारहवां क्वेश्चन आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, बताइए कि संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। तो जैसा कि हम जानते हैं ये जो संख्या लिखी हुई है इसमें 5 परिमेय है, करनी 2 जो है अपरिमेय है। तो इनका जो गुणनफल होगा वो कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय। और 3 और करनी 2 में 3 जो है वो परिमेय है, करनी 2 जो है वो अपरिमेय है। इसका भी जो गुणनफल है वो अपरिमेय होगा। और अपरिमेय में से यदि अपरिमेय संख्या घटा रहे हैं तो जो बनने वाला है वो भी एक अपरिमेय संख्या होगा। ये हमेशा जरूरी नहीं होता है, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में जो है करनी 2 दोनों जगह दिख रहा है। तो करनी 2 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, दैट इज ये हो जाएगा 5 ऋण 3 करनी 2। 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 2 करनी 2 आंसर हो गया। अब 2 तो परिमेय है और करनी 2 जो है वो अपरिमेय है, इसलिए इनका जो गुणनफल है वो कैसा हो गया? एक अपरिमेय संख्या। तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। केवल पूछा जा रहा है बताइए कि संख्या परिमेय है या अपरिमेय, तो आपका आंसर हो जाएगा अपरिमेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। देखिए सरल कीजिए। 2 करनी 7 बटे 7 लिखा हुआ है। तो एक्चुअली तो ये अपने आप में ही सरल है, इससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो बटे में संख्या होती है देखिए वो परिमेय ही होना चाहिए। लेकिन आप सरल करने में क्या कर सकते हैं? देखिए तो 2 करनी 7 बटे 7 लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं करनी 7 गुणित करनी 7। ये कैंसिल कर दीजिएगा तो 2 बटे करनी
7 ये आंसर होगा। लेकिन जो लिखा हुआ है वही सरल है, वही आसान होता है, क्योंकि हम कभी भी बटे में रूप को नहीं रखना चाहते। लेकिन क्वेश्चन है कि सरल कीजिए, तो भाई हमने इसको सरल कर दिया, करनी 7 काट दिया, थोड़ा छोटा हो गया। लेकिन एक्चुअली ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो ऊपर वाला ही होता है। लेकिन सॉल्व करने के लिए आपने ये कुछ स्टेप्स को लगा देना है, ये आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा 13 क्वेश्चन, सरल कीजिए। 7 की घात 1/2 गुणित 8 की घात 1/2। तो यदि हम इसको देखें तो 7 की घात 1/2 ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 पूरे की घात 1/2, यानी कि ये हो गया हमारे पास 7 की घात 1/2, 2 की घात 3 और पूरे की घात 1/2। अब घात पे घात है तो गुणा होता है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 7 की घात 1/2, 2 की घात 3/2, या इसको लिख सकते हैं 7 की घात 1/2 गुणित ये जो हमारे पास है देखिए 3/2 की घात को लिख सकते हैं 2 की घात 1 गुणित 2 की घात 1/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये, तो 2 सामने लिख दीजिए, 7 गुणित 2 की घात 1/2, मतलब ये हो गया हमारे पास 2 गुणित 14 की घात 1/2। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। इसको लिखने का जो तरीका है वो ये भी है, आप जानते हैं, इसको आप लिख लेंगे 2 करनी 14। एक तरीका आप दूसरा भी लगा सकते हैं, 7 की घात 1/2 है गुणित 8 की घात 1/2 है, तो इसको लिख दीजिए 7 गुणित 8 की घात 1/2, 1/2 की घात मतलब वर्गमूल, 7 गुणित 8, यहाँ से आप लिख लीजिए 7 गुणित 2 गुणित 2 गुणित, एक जोड़ा बन गया तो 2 बाहर निकल जाएगा, 7 गुणित 2 बच जाएगा, तो 2 गुणित करनी 14। तो आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके में से जो आपको बेस्ट लगे वो लगाइए और हल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, देखिए परिमेयीकरण करना है संख्या का। संख्या लिखिए 1/3 करनी 7 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं 1/3 करनी 7 है, परिमेयीकरण करेंगे तो करनी 7 से हम गुणा कर देंगे और करनी 7 से ही भाग दे देंगे, तो अंश में हो जाएगा ये करनी 7 और बटे में हो जाएगा 3 गुणित करनी 7 में करनी 7 का गुणा होगा तो 7 हो जाएगा, करनी 7/21, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 125 की घात ऋण 1/3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 125 को पहले आप फैक्टराइज कर लीजिए, 5 से 25 बार जाएगा, फिर 5 से 5 बार और 5 से 1 बार, मतलब इसको आप लिख लेंगे 5 की घात 3 की घात ऋण 1/, अब ये घात पे घात है तो गुणा हो जाता है, आप जानते हैं, हो जाएगा 3 गुणित ऋण 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 5 की घात आ गया ऋण 1 और इसको आप लिख देंगे 1/5, तो ये हमारा आंसर हो गया 1/5। 5 की घात ऋण 1 मतलब 1/5, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। इसको आप चेक कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए सरल कीजिए, 11 की घात 1/2 और पूरे के बट्टे में है 11 की घात 1/4। तो जैसा कि हम जानते हैं a की घात m है और बट्टे में a की घात n है, तो इसको लिख सकते हैं a की घात m माइनस n, घात घट जाएगी, तो वही फार्मूला आप यहाँ लगा रहे हैं, क्योंकि आधार समान है तो हो जाएगा 11 की घात 1/2 ऋण 1/4, घातें घट गई तो हो जाएगा लघुत्तम 4, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 दूनी 4 होता है और 4 एकम 4, तो ये हो गया 2 ऋण 1 मतलब
1, तो 11 की घात 1/4, ये आंसर बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हर का परिमेयीकरण करना है। तो जैसा कि हमारे पास है 1/7 धन करनी 6, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको परिमेयीकरण करने के तरीका आप जानते हैं, जो बट्टे में लिखा हुआ है उसका चिन्ह बदलिए और गुणा भाग कर दीजिए। तो अंश में तो हो जाएगा करनी 7 ऋण करनी 6, और बटे में क्या हो गया, देखिए करनी 7 का वर्ग ऋण करनी 6 का वर्ग। यहां से क्या हो गया, ये करनी 7 ऋण करनी 6 और बटे में वर्ग वर्गमूल हट जाएगा तो हो जाएगा 7 ऋण 6। 7 ऋण 6 मतलब 1 होता है, करनी 7 ऋण करनी 6 बटे, तो आंसर हो गया करनी 7 ऋण करनी 6। बस यही आपको आंसर देना है, यही इसका परिमेयीकरण कहलाता है। बटे में से संख्या को जो चिन्ह है करनी का वो हटाना होता है, वो परिमेयीकरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 18 पे पहुंच गए हम। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, देखिए कि 5 को भाग दे देंगे 7 से, तो 7 से भाग देंगे, देखिए 7 शून्य 0, दशमलव यहाँ लगा हुआ है ऊपर चला जाएगा, और ये जो 0 है ये नीचे आ जाने वाला है। 7 सतैया 49, 1 बचा, घटाने पर फिर 0 आ जाएगा। 7 एकम 7, घटा दीजिए, 7 चौके 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, तो ये हो गया 7, एक 0 लग जाना है, तो 60 को भाग दे रहे हैं आप, तो भाग देने पर होगा हमारे पास 7 से कितनी बार जाएगा, 7 8 56, 8 बार चला गया, 56 हो गया, 7 5 35, 5 बच गया। तो हमारे पास ये रिपीट होने लगा, देखिए मतलब जो 5/7 है उसको आप लिख सकते हैं 0.714285 का बार, ये बार बार आने लगेगा। वैसे ही आपने क्या करना है, 9 को भाग दे देना है 11 से, तो 11 में 9 का भाग तो जाता नहीं, देखिए 11 9 का भाग 9 में भाग नहीं जाता 11 का, 11 शून्य 0 हो गया, ये दशमलव ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, 11 8 88, 2 बच गया, और 11 एकम 11, तो वापस 9 आ गया। देखिए फिर से रिपीट होने लगा, मतलब आप इसको लिख सकते हैं 9/11 बराबर 0.81 बार। अब हमको इनके बीच में परिमेय संख्याएं चाहिए, तो ऐसी संख्याएं जो 5/7 से तो बड़ी हो लेकिन 9/11 से छोटी हो। तो 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होगी, देखिए तो पहली संख्या हो गई हमारे पास 0.72, इस संख्या से बड़ी होगी, इससे छोटी होगी। फिर क्या हो सकती है 0.73, फिर क्या हो सकता है 0.74, ऐसे आप संख्या बढ़ाते जाइए। 7.5 भी हो सकता था, 0.76 भी हो सकता था, एंड सो ऑन। तो ऐसे आप बहुत सारी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमको केवल चाहिए 3 परिमेय संख्याएं। तो ऐसे 3 कोई भी आप आंसर दे सकते हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बस पहले भाग दे दीजिए, इससे बड़ी और इससे छोटी संख्या आपको लिखना है, इससे बड़ी और इससे छोटी। जैसे 0.8 भी इससे छोटी है, तो ये भी आंसर हो सकता था, 0.801 भी हो सकता था, 0.802 भी हो सकता था, ये सारे आंसर हो सकते हैं। तो आप कोई भी आंसर दीजिए, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, दी गई संख्या का परिमेयीकरण करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आने ही वाले हैं आपके लिए पेपर में, इसलिए बहुत अच्छे से तैयार कर लें। परिमेय संख्या का जो अपरिमेय संख्या है उसका परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण, तो आप लिख लीजिए 1/2 धन करनी 7
बराबर लिख सकते हैं 1/2 धन करनी 7 गुणित 2 ऋण करनी 7 बटे 2 ऋण करनी 7। यहाँ आपने किया क्या है, इस धन चिन्ह को बदल के ऋण कर दिया और ऋण से गुणा भाग कर दिया, बस इतना ही आपका काम होता है। देखिए तो अंश में तो बन जाएगा 2 ऋण करनी 7, हर में बन जाएगा 2 का वर्ग ऋण करनी 7 का वर्ग, ए वर्ग ऋण बी वर्ग फार्मूला। तो ये हो गया हमारे पास 2 ऋण करनी 7 और पूरे के बटे में 4 ऋण 7। 4 ऋण 7 कितना होता है आप जानते हैं, तो 4 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा ऋण का 3। अब ऋण भी आप चाहें तो हटा सकते हैं, ऋण से हटाएंगे तो ऊपर 2 ऋण का हो जाएगा, करनी 7 जो है वो धन का हो जाएगा। या आप ये भी आंसर छोड़ते हैं तो चलेगा, लेकिन अगर आप लिखेंगे 2 ऋण करनी 7 बटे ऋण 3 है तो इस ऋण के कारण संख्याएं बदल जाएगी, ये ऋण हो जाएगा ये धन हो जाएगा, लेकिन बटे में 3 कहीं जाने वाला नहीं है, तो आंसर ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन में भी परिमेयीकरण ही करना है आपको। तो परिमेयीकरण हम जान चुके, आसान होता है परिमेयीकरण। क्वेश्चन है 5 बटे करनी 3 धन करनी 5। इसको आप चाहें तो पहले करनी 5 लिख लीजिए, धन करनी 3 लिख लीजिए तो भी चलेगा, बड़ी संख्या को पहले लिख लेना चाहिए। नहीं लिखेंगे तो ऋण का चिन्ह आएगा, बाकी परेशान नहीं होना है। धन का चिन्ह बदलिए, करनी 5 से गुणा करनी 3 से भाग, 5 करनी 5 ऋण करनी 3 से गुणा और करनी 5 ऋण करनी 3 से भाग। आपने गुणा भाग कर दिया तो अंश में तो हो गया 5 गुणित करनी 5 ऋण करनी 3 और बटे में आ गया करनी 5 का वर्ग ऋण करनी 3 का वर्ग। ये हो गया 5 गुणित करनी 5 ऋण करनी 3 बटे में आ गया 5 ऋण 3। 5 ऋण 3 मतलब आप जानते हैं कितना होता है, 5 में से 3 को घटा दीजिए तो हो जाएगा बटे में 2। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 दिखाई दे रहा है। फर्स्ट में क्या बोलता है, दिखाइए कि संख्या को p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये 1.27 बार है, इसको p बटे q के रूप में व्यक्त करना है। हमने मान लिया कि माना जो संख्या है वो p बटे q के बराबर है, p बटे q बराबर है, या हम ऐसा मान लें कि दी गई संख्या x के बराबर है, माना x बराबर है 1.272727 अब चूंकि दो संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है तो हम दोनों तरफ 100 का गुणा कर देते हैं, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, अगर दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा हमारे पास 100x, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 127.272727 एंड सो ऑन। इसको दे दीजिए नंबर 2। अब इस 2 में से आप एक नंबर वाली इक्वेशन को घटा दीजिए, मतलब आपने किया है 2 ऋण 1, तो 2 ऋण 1 मतलब है आपके पास 100x बराबर 127.2727 सो ऑन, और ये है x बराबर 1.272727 सो ऑन। घटाएंगे सारे चिन्ह बदल जाते हैं, आप जानते हैं। ये तो हो गया 99x और यहाँ हो गया 126, 127 में से 1 कम कर दीजिए तो 126 बचेगा, बाकी सब तो दशमलव के बाद के 0 हो जाना है। तो x बराबर हो गया हमारे पास 126/99। अब हम देख पा रहे हैं ये 3 से कट जाएगा, 33 बार, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, फिर से कट रहा है 3 से 11 बार और 3 निकम 3, 3 चौके 12, मतलब ये हो गया 14/11 के बराबर। तो हम बोल सकते हैं दी हुई संख्या को हम p/q के रूप में व्यक्त
कर सकते हैं। ये तभी पूछ ले पी का मान क्या है तो आपका आंसर हो जाएगा 14 है और क्यू का मान जो है वो 11 है। तो ऐसे आप आंसर दे सकते थे, लेकिन केवल बोल रहा है पी बटे क्यू के रूप में दिखाइए, व्यक्त कीजिए, तो आपका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन है आपके लिए 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 और 2 के बीच में हमको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो हमने 1 को लिखा, 1 बराबर है 1 गुणित 6/6, मतलब 6 एकम 6, 6/6, और 2 को भी लिख लिया हमने 2 गुणित 6/6, मतलब 12/6। 5 संख्याएं ज्ञात करना है तो आपने 6 से गुणा भाग करना है। अब आपके पास है कि चूंकि 6 छोटा है 7 से, छोटा है 8 से, छोटा है 9 से, छोटा है 10 से, छोटा है 11 से, छोटा है 12 से, पूरे को 6 से भाग दे दीजिए। 6/6 छोटा हो गया 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और ये 12/6। तो यहाँ से आप देखिए ये तो 1 हो गया, हम जानते ही हैं, और ये 2 हो गया। तो 1 और 2 के बीच में ये 5 संख्याएं दिखने लगी आपको, और आप इनको सरल कर लीजिए तो ये कितना होता है 4 बार, ये 3 बार, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, ये 5 बार और ये 3 बार, ऐसे काट सकते हैं। अतः 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 और 11/6, 5 परिमेय संख्याएं 1 व 2 के बीच है। ये 5 संख्याएं, ऐसे तो हम कितनी भी याद कर सकते हैं, अनंत संख्याएं होती है, हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आपके लिए, 6 संख्याएं याद करना है। क्वेश्चन में हमको 6 संख्याओं को याद करना है। सात बटे 9 और 8/9 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने करना फिर वही 7/9 और 8/9 लिख लीजिए। देखिए इनका हर एक जैसा है, इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है हमारे लिए। 7/9 और 8/9 के बीच हमको चाहिए 6 परिमेय संख्याएं, तो 7 से गुणा भाग कर दीजिए, 1 बढ़ाइए, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा 49/63, 56/63। अब आप जानते हैं यहाँ पर कि चूंकि 49 छोटा होता 50 से, ये 51 से, 52, 53, 54, 55 और ये छोटा होता है 56 से, इसलिए पूरे को 63 से भाग दे रहे हैं। तो 49/63, 50/63, 51/63, छोटा हो गया 52/63, 53/63, 54/63, 55/63 और सिर्फ ये कितना है 56/63। तो हम ये तो जानते हैं, ये हमारा 7/9 है और ये 8/9 है। आप जानते हैं इसको, 7/9 और ये 8/9। तो ये बीच की संख्याएं जो है, इनके बीच में 6 परिमेय संख्याएं हैं। मतलब आपने करना क्या है यहाँ पर कि आप लिख दें, इसलिए 7/9 व 8/9 के मध्य 50/63, 51/63, 52/63, 53/63, 54/63, 55/63, 6 परिमेय संख्याएं हैं। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं और कुछ को हल भी कर सकते हैं। जैसे ये 3 से विभाजित हो जाता है तो आप इनको काट सकते हैं, तो काट दीजिए, नहीं भी काटेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आपके लिए। तो नेक्स्ट है आपके लिए, देखिए
क्वेश्चन नंबर 24 पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करना है। दिया हुआ क्वेश्चन हमारे लिए जो भी है उसको हमने सबसे पहले मान लेना है कि माना x बराबर 0.235 बार। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो है 2, 3, 5 फिर बार लिखा हुआ है, लेकिन जो बार लगा है वो केवल 3, 5 पर। तो x जो है वो है 0.235 3, 5 3, 5 इस तरीके से चलता जाएगा। अब हमने करना क्या है, इसमें सबसे पहले इस 2 को दशमलव के उधर ले जाना है, तो दोनों पक्षों में हमने 10 से गुणा कर देना है। ये हो जाएगा 2.35 3, 5 3, 5 इसको 2 दीजिए। फिर आप अगेन 100 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 3, 5 रिपीट हो रहा है, तो 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x बराबर 235 3, 5। ये हो गया 3 नंबर। अब आप करें क्या, 3 में से इस 2 को घटा दीजिए, तो 1000x 235.35 घटा रहे हैं आप 10x 2.35 इसको घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो सारे चिन्ह बदल जाते हैं, ध्यान रखना है आपको। तो लघुत्तम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया 990x और राइट हैंड साइड हो गया 2, 3, 3, इसलिए हमारा x जो है वो हो गया 233/990। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए बस इसका भाग देना है आपको, भाग दीजिए, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए देखिए, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर बटे में 17 लिखा हुआ है तो 16 अंक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे हो सकते हैं जो रिपीट होंगे, इससे ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकते। 16 के बाद तो जरूर से रिपीट हो जाएंगे। तो दशमलव प्रसार के अंकों में पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो आपका आंसर हो जाता है 16 हो सकती है। अब अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो आप क्या करेंगे भाई, इसमें 17 का भाग दे देंगे, तो 17 का भाग आपको देना है और बड़े ध्यान से देना है। तो एक में आप भाग दे रहे हैं 17 का, तो हम जानते हैं 17 शून्यम 0 हो गया, दशमलव लग गया तो 0 आ गया, 17 शून्यम 0 हो गया, 10 ही बचा, 1 0 और आ गया, 17 बना 85। आप जानते हैं, आपको यदि टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो पहले नोट कर लीजिए। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 बना 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 अगर अपन देखें तो 7 को अगर हमने मल्टीप्लाई कर लें 117 136, 17 9 153 और 17 धम 170, तो ये हमारे पास होता है। देखिए अगर इजीली हम पहले पहाड़ा लिख लें ताकि गलती ना हो, 17 बना 85 हो गया। देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 बचेगा, 150 से छोटी संख्या ये है तो 8 बार चला गया, 136 हो गया, यहाँ 14 बचना है, 0 आ गया, फिर से 8 बार जाएगा, 136, 4 बचेगा, तो यहाँ होगा हमारे पास 0, 2 बार जाएगा, 17 दूनी 34, 6 बच गया, 17 तिया 51, तो आपके पास होगा यहाँ पर 9, 17 बना 85, तो मैं यहाँ फिर से लिख लेता हूँ, 90 को भाग दे रहा हूँ मैं, 5 बार लिख दिया मैंने 85, 5 बच गया, 0 आ गया। देखिए तो हमारे पास जो है 17 आप कितनी बार जाएगा, तो केवल 2 बार ही जाना है, 17 दूनी 34, तो कितना बचा हमारे पास 16, 0 आ गया, 17 9 153, 7 बच गया, 17 से भाग देंगे हम
तो कितनी बार जाएगा ये, 17 चौके 68, 2 बच गया, यहाँ 0 आ गया, 17 एकम 17, घटाते जाइए, ध्यानपूर्वक करिए, तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने 3 लिखना है, फिर 0 आना है, और 17 एकम 17 एक ही बार जाएगा, 17 एकम 17, तो बचा मेरे पास 13। फिर से देखते हैं, हम 13 को भाग दे रहे हैं तो एक 0 और आ गया। 17 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो 7 बार चला जाएगा, 119, 11 बच गया। फिर अगर देखें तो 6 बार जाएगा, 102, 8 बचेगा, 0 आ गया। फिर कितनी बार जाएगा, 8 के बाद अगर हम देखें तो 8 है, मतलब 4 बार ही जाएगा, 17 चौका 68, तो बचा है हमारे पास यहाँ पर 2 और 1। फिर कितनी बार जाएगा, 17 सत्ते 119, तो बच गया 1। जहाँ से चालू हुए थे वहीं आ गए हम। अगर हम कुल डिजिट देखें, यदि गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 17 से भाग दे रहे तो 16 से ज़्यादा गुण रिपीट नहीं होंगे। ये हमने सिद्ध भी कर दिया। इस तरीके से विभाजन क्रिया से आप बता सकते हैं कि जब हम हर जितना है उससे ज़्यादा ये नहीं हो सकते, उससे कम ही होंगे। अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो 16 हो सकते हैं। 16 अंक के बाद ये डेफिनेटली रिपीट होगा ही। तो ये हमारे आंसर का हमने जांच भी कर ली। इस तरीके से ये टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट हुआ। यदि आपको चैनल पसंद आया, क्वेश्चंस अच्छे लगे, सॉल्यूशंस अच्छे लगे, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और अपने साथ के बच्चों को ज़रूर से शेयर करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।